नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय अभिक्रियाएं यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए, एक तो होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो केमिकल है वह आपस में रिएक्ट करते हैं और उनकी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं, तो आयंस बनते हैं और कंपाउंड्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में थोड़ा सा अलग है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर एक या एक से अधिक नाभिक या न्यूक्लियर पार्टिकल्स, नाभिकीय कण रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद में नए प्रकार का नाभिक बन सकता है या वही नाभिक अपने समस्थानिक में या आइसोबार आइसोटोप पे कन्वर्ट हो सकता है और साथ में कोई पार्टिकल मिल सकता है, कुछ ऊर्जा निकल सकती है, कोई नई स्टेट में चेंज हो सकता है। और ये रिएक्शन कंटिन्यूस भी हो सकती है, चेन रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है नाभिकीय विखंडन का। और इसी प्रकार से कई प्रकार की रिएक्शंस हो सकती हैं। इन सबको हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है और इनको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये जो मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ये नाइट्रोजन है आपका, ये अल्फा पार्टिकल है, इसे रिएक्ट करेगा तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी और साथ में एक प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैसे लिखा जाए, तो ये लिखने का तरीका है। जिस पेरेंट न्यूक्लियस की हमने बात करी है, ठीक है, जिस पेरेंट न्यूक्लियस की हमने बात करी है उसको रखेंगे हम लेफ़्ट साइड में, और जो आपका डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा उसको रखेंगे राइट साइड में। और बीच में जो ब्रैकेट है उसके अंदर देखो अल्फ़ा पहले आ रहा है, प्रोटॉन बाद में आ रहा है। अल्फ़ा यानी कि ये जो आपका पार्टिकल है ये अल्फ़ा पार्टिकल, तो जो बिफोर रिएक्शन जो पार्टिकल था उसको तो हम रखेंगे आपके कोष्टक के अंदर लेफ़्ट साइड में, और कॉमा के बाद में दूसरा पार्टिकल जो आफ्टर रिएक्शन मिलेगा वो रखेंगे। तो एक पैटर्न है जो आपको याद रखना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितनी हो सकती है, तो इसमें सबसे पहला है आपका इलास्टिक स्कैटरिंग, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। ये प्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या होता है, इसके अंदर देखिए प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आपने कोलिजन की प्रॉब्लम पढ़ी होगी मैकेनिक्स के अंदर। अगर दो कण या दो पार्टिकल या दो बॉडी एक दूसरे से टक्कर करते हैं और उनकी टक्कर में किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है तो ये कहलाती है आपकी प्रत्यास्थ टक्कर। और इसमें इसको हम जो है इलास्टिक कोलिजन कहते हैं ना इंग्लिश में। तो वही इलास्टिक स्कैटरिंग यहाँ पर आपको इस रिएक्शन में मिलती है। कोलिजन के अंदर पार्टिकल टक्कर कर रहे हैं, लेकिन स्कैटरिंग में कोई ज़रूरी नहीं है पार्टिकल टक्कर करे ही करे। स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ कि एक नाभिक के चारों तरफ जो कूलाम का बल लगता है, उस कूलाम बल के प्रभाव में कोई पार्टिकल आता है। मान लीजिए जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस कौन सा है, गोल्ड का, और एक अल्फ़ा पार्टिकल मैं यहाँ से इंसिडेंट करा रहा हूँ इसकी तरफ। तो ये इंसिडेंट होके ये कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन जाएगा। तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन ये किसी एंगल पर चला गया और इसका इसके साथ में कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये जो रिएक्शन है ये है आपकी इलास्टिक स्कैटरिंग, क्योंकि इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, केवल डायरेक्शन चेंज हुई है। अब दूसरा होता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग यानी अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है, टक्कर हुई, टक्कर के बाद में ऊर्जा की हानि हुई, तो ये आपकी क्या हुई, अप्रत्यास्थ टक्कर। तो एक एग्जांपल है, लिथियम के साथ में जब प्रोटॉन टक्कर करेगा तो प्रोटॉन वापस वही मिलेगा, यानी पार्टिकल टक्कर की, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन हो सकता है चेंज कर रहा हो लेकिन पार्टिकल वही रहेगा। लेकिन जिस नाभिक से वो टकराया उस नाभिक की अवस्था में परिवर्तन हुआ, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो क्या करता है, गामा रे का एमिशन करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गामा रे का एमिशन उसने किया है। तो ये गामा रे एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आता है। अधिकतर केसेस में यही होता है, एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ नाभिक हमेशा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो गामा रेज का ही एमिशन करेगा, क्योंकि एक्स रेज का एमिशन तो एटॉमिक ट्रांजिशन में होता है। गामा रेज का एमिशन कहाँ होता है, जहाँ न्यूक्लियर ट्रांजिशन होता है, नाभिक किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। देखिए एक चीज़ समझने की बात है कि जिस प्रकार से परमाणु के अंदर ऊर्जा अवस्थाएं होती है,
उसी प्रकार से नाभिक के अंदर भी ऊर्जा स्तर होते हैं, और अगर नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर में है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो हमेशा गामा रे का ही एमिशन होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अगला है रेडिएटिव कैप्चर। रेडिएटिव कैप्चर का मतलब क्या हुआ कि कोई नाभिक है, उस नाभिक ने किसी पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया, कैप्चर किया। मान लीजिए कोई पार्टिकल इसके पास से गुजर रहा था, तो इसने क्या किया, इसके प्रभाव क्षेत्र में वो आ गया, तो इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर एब्जॉर्ब कर लिया उस पार्टिकल को, तो क्या होगा, ये एक नए प्रकार की न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। और जब नए नए प्रकार के न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ तो इसकी ऊर्जा में कुछ चेंज आया होगा, तो साथ में एक गामा रेस भी आपको एमिट होती हुई मिलेगी। फोर्थ जो है वो थोड़ा सा आपको पढ़ा सा लगेगा, आपने कई बार इसको किसी न किसी रूप में पढ़ा होगा, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन का जब भी जिक्र होता है तो आपके दिमाग में तो एक इमेज बनती ही है कि जब कोई यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम 235, उस पर न्यूट्रॉन जो है, थर्मल न्यूट्रॉन, जिसको कि धीमे गति ऊर्जा वाले जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर आपतित कराते हैं, और बेरिलियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, और साथ में कुछ 200 या उससे ज़्यादा की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती हुई प्राप्त होती है। ये रिएक्शन आपके दिमाग में आती है। तो ये तो केवल न्यूट्रॉन के केस में है। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है ये किसी और पार्टिकल्स के थ्रू भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ न्यूट्रॉन ही हो और उससे ही ये रिएक्शन हो। हमारे पास और भी प्रकार के पार्टिकल होते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन तो है ही, ठीक है, और मान लीजिए ड्यूटेरियम में हो सकता है। तो ऐसे कई प्रकार के पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल्स का यूज़ लेते हुए भी आप नाभिकीय विखंडन कर सकते हैं। तो इसको 1 बाई 1 पढ़ते हैं। तो पहला है आपका प्रोटॉन द्वारा नाभिकीय विखंडन। तो इसमें क्या है, अब देखो इस सब में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि देखो सारी रिएक्शन जो मैं बताऊंगा आपको, ये पॉइंट ए आपका जो है, आपका जो पॉइंट ए है या बी है या सी है या जितने भी पॉइंट आगे आएंगे, उन सब में यहाँ पर जो पार्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये यहाँ आगे वाले रिएक्शन में ये तो है पार्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ पर भी पार्टिकल्स ही लिखे हुए हैं। यानी ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में इसके बाद में यहाँ पर वापस आपको पार्टिकल मिल रहा है, लेकिन नए प्रकार का पार्टिकल मिलेगा। हो सकता है कुछ नया भी हो, नहीं भी हो। और यहाँ पर वो पेरेंट न्यूक्लियस और यहाँ है डॉटर न्यूक्लियस। ये सब केस में देखो, यहाँ पेरेंट और यहाँ डॉटर। तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पार्टिकल जो है ये वाला, इस पार्टिकल की स्थिति आपको याद रखनी है कि इस पार्टिकल को हमने चेंज किया, चाहे यहाँ है चाहे नीचे वाले रिएक्शंस में, हर जगह। तो यह जो आपका प्रोटॉन है, हमने प्रोटॉन को 1H1 लिखते हैं। तो कोई भी न्यूट्रॉन, कोई भी नाभिक आपने लिया F19, उस पर प्रोटॉन इंसिडेंट कराया, एक नया नाभिक मिला आपको ऑक्सीजन का, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल मिला। तो ये रिएक्शन जिसमें कि हमने प्रोटॉन को इंसिडेंट कराया, तो ये प्रोटॉन द्वारा विखंडन हुआ। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन होता है 1H2। तो 1H2 जो है आपका, इसके साथ में जब रिएक्शन होती है किसी नाभिक की, अलग अलग प्रकार के नाभिक जो कि इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और करने के बाद में आपको नए नए प्रकार के नाभिक मिलेंगे, और साथ में नए प्रकार के मिलेंगे पार्टिकल्स। तो ये न्यूट्रॉन के द्वारा है। इसी प्रकार से अल्फा कण की द्वारा बात करें तो यहाँ पर फिर से हमने देखो अल्फा कण रखे हैं, और यहाँ पर देखो आपको नए प्रकार के पार्टिकल मिल रहे हैं, गामा रेज है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो आपको याद ये रखना है, यहाँ पार्टिकल हम चेंज कर रहे हैं, जिस पार्टिकल की बात करें उस पार्टिकल को चेंज किया है। अब न्यूट्रॉन का केस सेम वही है, न्यूट्रॉन को रखा और साथ में नए पार्टिकल मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद में और कौन कौन सी हो सकती है, इसके बाद में है आपका फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन। फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन यानी फ़ोटो विखंडन। अब ये फ़ोटो विखंडन में देखो, फ़ोटो शब्द जब भी आपके पास दिमाग में आए ना, तो हमेशा रेडिएशंस की बात होती है। फ़ोटो का मतलब क्या होता है, रेडिएशंस। फ़ोटो शब्द जो है वो रेडिएशन से रिलेटेड है, और रेडिएशन का मतलब होता है फ़ोटॉन। यानी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उसको कहते क्या है, फ़ोटॉन है, फ़ोटॉन है वहाँ पर। तो फ़ोटो रिएक्शन या फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, फ़ोटॉन का जो है वहाँ पर रिएक्शन होता है। अब फ़ोटॉन जैसे एक्स रेज का भी फ़ोटॉन हो सकता है, गामा रेज का भी फ़ोटॉन हो सकता है ना, लाइट रेज का फ़ोटॉन। लेकिन लाइट रेज का न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ़िलहाल जो फ़ोटॉन यूज़ आ रहा है वो आपका है एक्स रेज और गामा रेज, उसमें भी अधिकतर गामा रेज का। तो फोटो विखंडन में एक रिएक्शन है आपके सामने, जैसे कि ड्यूटेरियम है 1H2। ड्यूटेरियम के साथ में जब गामा रेज रिएक्ट करेगी
तो आपको प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। यानी एक सिंपल सी रिएक्शन है। ड्यूटेरियम के ऊपर जब आप गामा रेज इंसिडेंट कराएंगे तो ये ड्यूटेरियम को दो हिस्सों में तोड़ देगा, प्रोटॉन अलग और न्यूट्रॉन अलग। तो ये आपकी फोटो विखंडन की रिएक्शन हो गई। लाइकवाइज एक रिएक्शन और है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के साथ जब आप गामा रेज को इंसिडेंट कराएंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहाँ से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक गामा रेज एमिट करेगा। कोई चेंज आया क्या स्टेट में? कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ गामा रेज इंसिडेंट हुई, एक्साइटेड स्टेट में गया, वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ये इसके बाद में ये है आपकी अंशहरण अभिक्रिया, स्ट्रिपिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें देखो स्टेट चेंज हुई है। ये कॉपर है आपका 63, ये है कॉपर 64। एक पार्टिकल था ड्यूटेरियम, इसने इसके साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन के बाद में एक नए प्रकार का जो है आपको समस्थानिक कहें इसको, कॉपर 64 मिला और उस पार्टिकल नए प्रकार का पार्टिकल मिला। तो ये है स्ट्रिपिंग। ठीक है। इसके बाद में आपका न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ये तो आपने अभी पढ़ी है, बहुत सिंपल है, मैंने थोड़ी देर पहले इसकी जिक्र किया है। तो इसमें यूरेनियम 235 के साथ में थर्मल न्यूट्रॉन इंसिडेंट कराओगे तो आपको बेरिलियम, क्रिप्टॉन और नाइट्रोजन न्यूट्रॉन के 3 कण मिलेंगे। तो साथ में लगभग 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलेगी। एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि ये रिएक्शन जो लिखी हुई है ये है मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन। ये क्या है आपकी मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन, यानी कि अगर मान लीजिए 100 बार आपने कोई रिएक्शन कराई नाभिकीय विखंडन की तो लगभग 95% या 96% चांस है कि ये ही प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन 100% संभावना नहीं है कि ये मिले। कुछ केसेस में ये वाले प्रोडक्ट्स जो है ये अलग भी मिल सकते हैं, बेरिलियम की जगह कुछ और मिल सकता है, क्रिप्टॉन की जगह कुछ और मिल सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, है। फिर हैवी आयन रिएक्शन। देखिए इसमें आयन का रिएक्शन है, मतलब हैवी आयन्स का। ये है एल्यूमिनियम का कोई नाभिक और ये है कार्बन का नाभिक। यहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं है, अल्फा बीटा गामा ड्यूट्रियन या ट्रिटियम ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है। एक नाभिक दूसरे नाभिक से रिएक्शन कर रहा है और नए प्रकार का नाभिक बन रहा है, पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो इस केस में भी आपको कई मात्रा में एनर्जी मिलती है, कुछ नए प्रकार के पार्टिकल भी आपको मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 5th यूनिट में आप पढ़ोगे, पाई मेजॉन कहते हैं इनको, पाई प्लस पाई माइनस पाई ज़ीरो। तो ये पार्टिकल जो है ये इनका टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, यानी कि ये उत्पन्न होते हैं और ये ख़त्म होते हैं। तो इतना फास्ट होता है ये काम, 10⁻⁻⁻ के अंदर चलता है, या माइक्रो नैनो उससे भी छोटा टाइम इंटरवल आपका, उसमें ये पार्टिकल बन के ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये विचित्र पार्टिकल, विचित्र तो इसके और भी कारण हैं, वो 5th यूनिट में पता चलेगा किस प्रकार ये जो है आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में उत्पन्न होती है और वीक इंटरेक्शन में ख़त्म हो जाते हैं। वो सब आप वहाँ 5th यूनिट में पढ़ेंगे। फिर है न्यूक्लियर फिशन फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन। तो बड़ा सिंपल है, नाभिकीय संलयन आपने पढ़ा है कि जो छोटे नाभिक है, हल्के नाभिक हैं, उनके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये जो है आपकी रिएक्शन ये क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसमें कई सारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसे कि ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, 4 प्रोटॉन जो है 1H1 यानी हाइड्रोजन का सबसे एलिमेंट्री समस्थानिक है, 1H1 यानी प्रोटॉन बेसिकली। एक प्रोटॉन जो है वो जब कंडेंस करोगे, 4 प्रोटॉन को आप जब जोड़ोगे तो आपको एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा। इसी प्रकार से गामा रेज निकलेगी, आपका न्यूट्रिनो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस तरह से ये रिएक्शंस चलेगी और साथ में एनॉर्मस एनर्जी, देखो काफ़ी सारी एनर्जी, बहुत अधिक एनर्जी। इसमें एक चीज़ समझने की है कि ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि इस ऊर्जा को संभालने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अभी तक जितनी भी रिएक्शंस, अभी तक जितने भी आपका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क हुआ है उसमें हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है कि हम किस प्रकार इतने उच्च ऊर्जा को, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो इस अर्थ पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है अभी तक जो कि इसने हाई टेम्परेचर को कंटेन करे, यानी इतनी हाई एनर्जी को वो कंटेन करे। तो अगर ये संभव हो पाया कि हमने ये इतनी उच्च ऊर्जा को कंटेन कर लिया है तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा अभी तक के मानव इतिहास में। इससे ये होगा कि ऊर्जा की जितनी भी खपत है हमारी उसका परमानेंट इलाज हो जाएगा, हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। कोई पावर स्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि वहाँ पर आपको जो है थर्मल पावर प्लांट लगाने पड़े, या आपको एटॉमिक पावर प्लांट लगाने पड़े, या आपको जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोड्यूस होती है
इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसमें कोई प्रकार का रेडिएशंस लॉस नहीं है, किसी प्रकार का कोई हार्मफुल नहीं, ये एकदम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अगर ये संभव हो जाती है तो। इस पे हमारे इंडिया में भी रिसर्च चल रही है और कई प्रकार के इंटरनेशनल जो है इसके अंदर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो इसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे जब ये टॉपिक और आगे आएगा। तो फिलहाल इतना।